हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आज आपको थियरी की कुछ क्वेश्चन कराएंगे। कुछ क्वेश्चन का मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उस पर डिस्कस करूँगा। बहुत ज़्यादा मैं लिखने वाला काम नहीं करूँगा, मैं आपको डिस्कस करूँगा। और उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक खुशखबरी बता दे रहा हूँ कि मैंने एग्ज़ाम दिया था बिहार स्टेट का, तो क्वालिफाई हो गया है। ठीक ठाक मार्क्स भी आ गए हैं। तो मार्क्स से नहीं मतलब होता, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स पूछता है। तो आप 150 में 130 140 भी ले आइए, तब भी उतने ही इक्विवेलेंट रहेंगे जितने कि आपका कोई एक 75 नंबर पाया हो। तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए था, हो गया है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। मैं एक उसमें फ़ोन में पॉइंट आउट लिख लिया हूँ कि क्या क्या किस किस चीज़ पे डिस्कस करना है। तो पहले क्वेश्चन एक एक धीरे धीरे करते हुए चलते हैं। एक मिनट, देखिए सबसे पहले आपको केपी में रिलेशन आना चाहिए। पहले क्वेश्चन से पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहले सॉल्यूशन है। पहले सॉल्यूशन में मैं चारों टॉपिक पे डिस्कस कर लेता हूँ कौन कौन सा है। सॉल्यूशन में आपका पहले आता है मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोललिटी। इन चारों टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको डिफाइन करिए, और रिलेशन पूछ लिया जाता है कि इसमें मोलारिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, तो इस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। या आप हिंदी में सुन सकते हैं कि 1 लीटर सोल्यूशन में घोले गए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलारिटी कहलाती है। फिर उसके बाद आपका आता है मोललिटी। मोललिटी मतलब मोलालता। तो उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हिंदी में आप जानेंगे 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है? आपका मोललता कहलाता है। ठीक है, इसको मोललता को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और मोलरता को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोललता का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी होता है। और मोलरता का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। तो वहां से आप जो फार्मूला आपको बताते हैं, उस फार्मूले के बेसिस पे आपको क्या करना है? डिस्कस करना है। मतलब उसको बताते हुए आपको बताना है एग्जाम टाइम में, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको अलग से एग्जाम के लिए मैं टिप्स दूंगा। तो टिप्स नहीं दूंगा, मैंने इसके पहले बता दिया है, एक वीडियो में है। तो वो वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहां से आप देख लीजिएगा, 15-20 मिनट का है। तो उसी में आपको डिस्कस किया गया है कि क्या गलती नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो गड़बड़ मत करिएगा। तो मैं उसको आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद आपका आता है नॉर्मलिटी। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलेन में घुले ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलिटी कहलाती है, नॉर्मलता कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। तो किसी भी मतलब घटक के एक जैसे 2 आपके घटक होते हैं, एक आपके सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, विलेय और विलायक। तो किसी एक घटक के मोलों की संख्या अपान, या आप बोल सकते हो, तथा कुल मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि ये मोलरिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, और फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन हो गया। ये 4 आपके पेपर में कोई 2 पूछे जाएंगे। 2 का मतलब अगर किसी थियरी का आपसे पूछ लिया, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में डिफरेंस नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन पूछ लिया, तो आपसे पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और मोलरिटी पे न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, और अगर ये नहीं पूछता है तो आपसे क्या कहेगा? आपको मोलरिटी और मोललिटी का डिफिनीशन पूछ लेगा। डिफिनीशन पूछने के साथ साथ आपको एक न्यूमेरिकल देगा, नॉर्मलिटी से रिलेटेड या फिर आपको मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। ये जितना मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है। और ये भी ध्यान देना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब जो अभी जस्ट पेपर हुआ है, उस पेपर क्या मतलब इधर के जितने पेपर हैं उनको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। आप उसको चाहे स्पीड में करके देखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं देख के जाएंगे तो बाद में जब आप रूम पे जाके क्वेश्चन मिलाते हैं मेरा कितना सही हुआ है, तब वहाँ आपको प्रॉब्लम होता है, अरे यार काश मैं इसको देख के गया होता। ऐसे ही पिछले साल
इसलिए कि पिछले साल जो इस समय अभी थर्ड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर के जो इलेक्ट्रिकल और सिविल के बच्चे थे उन लोगों के पेपर में जो आया था सेम वही पेपर जो उसके बाद जो इस समय सेकेंड ईयर में मतलब जो मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे होंगे उनके पेपर में सेम डिक्टो आया था पेपर, केवल एक टॉपिक वहाँ पे चेंज कर दिया था, स्मोकलेस पाउडर करके उसको दे दिया था। बाकी और सब एक एक क्वेश्चन एक एक शब्द सब कुछ मिल रहा था, मतलब डिजिट तक भी चेंज नहीं हुआ था। तो आप पेपर जरूर देख के जाइएगा, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया ना, आपको ये भी ध्यान देना है एक मिनट, हाँ। फिर उसके बाद आपका आता है केपी और केसी में रिलेशन, मतलब हम लोग आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पे। तो पहले तो आपसे पूछता है कि डिफाइन करिए केपी, लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन कर दीजिए। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में आपको ऐसे डिफिनीशन बता दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है, नहीं अगर आप बोलते हैं तो मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ दियर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जैसे कोई रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, यहां लिख दे रहा हूं लॉ ऑफ मास एक्शन, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी इक्विलिब्रियम स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ये सब गैसियस फॉर्म में है। तो इसका रेट पूछा, रेट कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का भी और इसका प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका हम लोग अगर रेट लिखते हैं फॉरवर्ड, ये रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड के केस में है, तो आर एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी, और आर बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सी पावर सी एक्टिव मास ऑफ डी पावर डी, ठीक है। अब अगर कोई ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है, इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, आर एफ इक्वल्स टू के एफ एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी, आर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के बी एक्टिव मास ऑफ सी पावर सी एक्टिव मास ऑफ डी पावर डी। अब यहाँ पे मान लीजिए ये दोनों जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो ये आर एफ इक्वल्स टू आर बी हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर ये इसके बराबर है तो ये वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो के एफ एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी इक्वल्स टू के बी एक्टिव मास ऑफ सी पावर सी एक्टिव मास ऑफ डी पावर डी, ठीक है। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि इसको अगर इसके अपान में ले आएंगे, के एफ अपान के बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, अभी एक्टिव मास ही बोलेंगे, एक्टिव मास ऑफ सी पावर सी एक्टिव मास ऑफ डी पावर डी अपान एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी। अब यहाँ जो इसका के एफ अपान के बी का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, के सी के बराबर होता है। ये के सी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी अपान कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। यहां तक आपको करके दिखाना पड़ेगा, और वो जो डिफिनीशन बताया हूं वो डिफिनीशन आपको लिखना पड़ेगा अगर आपसे पूछता है लॉ ऑफ मास एक्शन। और अगर इसी में पूछ लेता है कि केपी और केसी में रिलेशन, तो ये आपको यहां से ये दिखाते हुए फिर इक्वेशन इसका बना के, केपी का इक्वेशन बना करके और पीवी बराबर एनआरटी दिखा करके फिर उसके रिलेशन बता करके आप बताएंगे, तब इसको लेते हुए आपको बताना है, नहीं तो फिर आपको नंबर कम मिलेंगे, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि सर हमको नंबर कम दे दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे यहाँ से पूछ लिया
फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया जा सकता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस क्या होता है, या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को डिफाइन करिए। तो डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है कि ऐसी रिएक्शन या द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन जो एक कोई रिएक्शन है वो एक ही दिशा में चलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरा क्या है, द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, बोथ द डायरेक्शन का मतलब कोई रिएक्शन अगर दोनों दिशा में चलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसमें उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो इसको पहले मैं मिटा दे रहा हूं, ये नोट कर लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं, फिर उसके बाद उसको फिर बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल वाले में क्या करेंगे, द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, बोथ द डायरेक्शन वो क्या कहलाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में चलती है। वन डायरेक्शन का मतलब अगर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ये नहीं बना पाएगा क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ये बना सकता है। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या आएगी, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकता है। ये केवल रिएक्टेंट को बना सकता है, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकता है। फिर इसके बाद ये इक्विलिब्रियम को अटेन करता है या इक्विलिब्रियम को प्राप्त करता है, ये इक्विलिब्रियम को प्राप्त नहीं करता है। फिर इसका हम लोग नोटेशन क्या करते हैं, इसको कैसे किससे डिनोट करते हैं, चाहे इस तरह करके, ये इसको डबल एरो से डिनोट करते हैं, इसको सिंगल एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना आपको बताना। और कोई एग्जांपल आप लिख लीजिए, जैसे यहाँ एग्जांपल आप लिख लीजिए N2 प्लस 3H2 2NH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा S प्लस O2 SO2। ठीक, तो ये इस तरह का आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मान लीजिए ये हो गया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, पूरा बता दिया। फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है ली चटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है। तो ली चटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन है उसमें अगर उसके कंसंट्रेशन में चेंज किया जाए, प्रेशर में चेंज किया जाए या टेम्परेचर में चेंज किया जाए, तो वो क्या हो जाता है, जिधर हम लोग चेंज करते हैं उसके दूसरी तरफ वो रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है। या उस जैसे मान लीजिए अगर हम रिएक्टेंट में कुछ चेंज करते हैं तो वो प्रोडक्ट की तरफ जाती है, अगर प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो वो रिएक्टेंट की तरफ आती है। तो उसमें ये बताना होता है ली चटेलियर प्रिंसिपल में। जैसे मान लीजिए ली चटेलियर या ला सातेलिए भाई बोलते हैं हिंदी में, प्रिंसिपल। ला सातेलिए सिद्धांत। ठीक, इसमें क्या होता है, कोई भी मान लीजिए आप एक रिएक्शन कोई लेते हैं N2 प्लस 3H2 2NH3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन हम लोग अगर बढ़ा देते हैं, N2 की कंसंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो ये रिएक्शन किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर N2 की कंसंट्रेशन हम लोग घटा दें तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही आप इधर साइड में भी करेंगे। अगर इसकी कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाएंगे तो
इधर आ जाएगी, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी। तो ऐसे ही होता है। अगर ये तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हो गया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का करेंगे तो अगर हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, इधर हम लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इसके मोल, मतलब अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, और रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। ये इस वाले केस में जब आपका क्या होता है, डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 होता है। डेल्टा एन जी की वैल्यू, डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। इसका मतलब इस केस में अगर आप डेल्टा एन जी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 4 = -2 आ जाएगा। तो ये लेस देन के केस में क्या होता है, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ बढ़ रहे हैं, बट रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। अगर वही दूसरी कंडीशन आप बता दीजिए, जैसे मान लीजिए दोनों में बराबर है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, तो वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए अगर कोई और रिएक्शन है, PCl5 की रिएक्शन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, PCl5 वाले में उसी में इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि PCl5 के केस में क्या होता है, इसकी रिएक्शन अभी इसके पहले वाले एक पेपर में मैंने सॉल्व कराया है, उसमें क्या होता है कि मतलब PCl5 के केस में, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ PCl5, ये टूटता है किसमें, PCl3 + Cl2। तो इस केस में अगर आप डेल्टा एन जी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 = 1 आ जाएगा। तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं आप बोल पाएंगे कि रिएक्शन उधर जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर हम लोग यहाँ इसकी कंसंट्रेशन प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है किधर जा रहा है। तो उसके बेसिस पे हम लोग डेल्टा एन जी पता कर लेते हैं। डेल्टा एन जी से हम बताते हैं कि हमारी रिएक्शन किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी। ये केवल इफेक्ट ऑफ प्रेशर में काम करेगा और इसमें नहीं। फिर इसके बाद आपका आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में अगर हम लोग इधर वो कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड करने का मतलब जैसे ये रिएक्शन है N2 + 3H2, N2 + 3H2 प्लस यहाँ हीट कुछ दे दीजिए। ठीक, हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। लेकिन अगर हीट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ निकल रही है, ये यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो ये तीनों चीजें आपको एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा कि अगर लीचा-टेलर प्रिंसिपल आता है, लासा-तेली का नियम आता है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि कोई रिएक्शन है, इफ ए रिएक्शन इन एट इक्विलिब्रियम, if change in concentration, pressure and temperature, then the reaction shift in the other direction, या फॉरवर्ड डायरेक्शन आप बोल सकते हो, या ऑफसेट द चेंज बोलते हैं, जिधर आप चेंज करें उसके दूसरी साइड आपकी रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है। तो ये हो गया आपका इससे केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आयनिक पे पहुंचते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आयनिक वाले में क्या होता है, सबसे पहले तो आपसे पूछ लेता है पीएच स्केल या पीएच क्या होता है। तो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन इन इज नोन एज पीएच, और द स्केल ऑन विच मेजर द पीएच इज नोन एज पीएच स्केल। ठीक है, या आप उसमें जो नापते हैं, ठीक है। या अगर आपसे पूछ, और इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा पीएच स्केल वाले में, क्वेश्चन आपसे ऐसे दे देगा सीधे, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बता रहा हूँ, वहां पे आपको पीएच सिंपल दे देता है 0.001 और एन दे दिया और HCl दे दिया। तो वहां पे आप नॉर्मलिटी को पहले मोलारिटी में चेंज करिए, क्योंकि लोग चेंज नहीं करते हैं, गड़बड़ हो जाता है। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और दे दिया, कोई बेस वाला दे दिया, उस तरह का कर देता है तो कोई बात नहीं है, तो उस तरह कर लेंगे। फिर इसके बाद आपसे एक पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। तो इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में मैं यहाँ थोड़ा सा फिगर ड्रा करके बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, बाकी जितना लिखाया गया है वैसे ही आप उसमें परफॉर्म करेंगे। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रेलर टाइप का दिखाया जा रहा है, क्योंकि भाई पूरा सिलेबस मैं 1-2 घंटे में नहीं बता सकता, कवर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कवर कर पाएगा। भाई जो कम से कम उसको 70-80 घंटे 100 घंटे में बताया गया, उसको 2 घंटे में कैसे बताया जा सकता है, तो वो नहीं हो सकता। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा दिया जा रहा है कि हाँ भाई कुछ बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे क्या होता है, पीएच मीटर होता है,
या उसी को पीएच रीडर बोला जाता है, पीएच रीडर। और यहाँ पे एक दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोला जाता है, एक को प्रोब बोला जाता है। सॉल्यूशन ये भर दिया जाता है इसके अंदर भी और इसके बाहर भी। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लास मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं टेस्ट सॉल्यूशन, रेफरेंस सॉल्यूशन बोला जाता है, रेफरेंस सॉल्यूशन। ये किस चीज का होता है? डाइल्यूट HCl का। और ये जो इसके अंदर रखा हुआ है इसमें हम लोग टेस्ट सॉल्यूशन मतलब जिसको टेस्ट करना है वो है, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। और इसको हम लोग प्रोब बोलते हैं, प्रोब, स्पेशल इलेक्ट्रोड, स्पेशल इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको। इतना चीज है। इसमें क्या करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको स्पेशल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं और सॉल्यूशन को यहाँ देखते हैं। अगर दोनों सॉल्यूशन मैच कर जाता है तो उससे पता चल मतलब मैच करता है तो यहाँ शो करने लगता है कि हाँ हमारा कितने पे है, एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे 0 से लेके 14 के बीच में रहता है, वहाँ शो करता है। जैसे आप मोटरसाइकिल वगैरह में देखते हो कि 0 से लेके 180, 200, 240 या जो भी रहता होगा, हर गाड़ी का अलग अलग होता है। तो जितना भी रहता है, हीरो होंडा का अलग रहता है, पल्सर का अलग रहता है, बुलेट का अलग रहता है, सब गाड़ियों का अलग रहता है भाई, डुकाटी का अलग रहता है। सबकी स्पीड अलग अलग भाई, मैक्सिमम स्पीड सबकी अलग अलग रहती है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए स्पोर्ट की कार होती है तो उसकी भाई ज़्यादा होती है, और सिंपल कार अगर देखोगे तो उसमें 240, 250 ऐसे कुछ दिया रहता है, याद नहीं है मुझे, मैं ऐसे ही अनुमानित बता रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। तो ये आपका इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। देखिए इसको किसी और नाम से पोटेंशियोमेट्रिक मेथड के नाम से भी जाना जाता है, नहीं आप कंफ्यूज रहिए। आर करके मैं लिख दे रहा हूं, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, ठीक है, इस नाम से आपसे पूछा जाता है। फिर इसके बाद देखिए ये हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है यहीं पे ही बफर सॉल्यूशन, मतलब यहां से तो खत्म हो गया। अब इसके बाद न्यूमेरिकल पूछ लेता है बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड, और पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेता है, मिक्सिंग वाला क्वेश्चन पूछता है। फिर बफर सॉल्यूशन पूछता है कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, और फिर उसके बाद बफर सॉल्यूशन पूछने के बाद आपसे हेंडरसन इक्वेशन आपसे सॉल्व करवाता है। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि मतलब उसमें एसिड और बेस हम लोग जब मिलाते हैं तो उसमें उसके पीएच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, बफर कहलाता है। और उसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर में क्या होता है कि अगर कोई हमारा एसिड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए, पहले एग्जांपल लेकर तब मैं बताता हूं। इसको क्या हो गया, चलिए, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का मतलब क्या है, एसिडिक बफर का मतलब पीएच इसकी कितनी हो जाएगी,
pH इज लेस देन 7, 7 से छोटा होना चाहिए, pH से कम होना 7 से कम होना चाहिए इसका pH। तो इसके केस में क्या होगा, कोई आपका वीक एसिड हो, वीक एसिड कैसे, मान लीजिए CH3COOH हो गया, CH3COOH, और इसी का सॉल्ट होना चाहिए, मतलब इसी का सॉल्ट का मतलब CH3COOH है। तो अभी मान लीजिए मैं सॉल्ट पहले यहाँ बना के दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे, पहले सॉल्ट बना रहा हूँ। तो एक वीक एसिड ले लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक NaOH आपने ले लिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH3COO Na प्लस H2O। एक एसिड और एक बेस मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। तो अब यहाँ पे ये जो बन के आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ मिलाएंगे तब बफर बनेगा। तो CH3COOH प्लस CH3COO Na, ये मिलाएंगे तब हमारा एसिडिक बफर बन के आएगा, क्योंकि एसिड मिलाया है। अगर बेसिक वाला होता तो उसमें बेस मिलाते, तो एसिडिक वाले में कैसे बताएंगे आप, कोई एक वीक एसिड ले लीजिए, उसके साथ कोई एक सॉल्ट ले लीजिए, या आप उसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस को उसी के सॉल्ट के साथ में, मतलब उसी के सॉल्ट का मतलब इसका सॉल्ट क्या है, ये है। तो इसको और इसको आप जब मिलाते हैं, इसको सॉल्ट लिखना भूल गया, जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, एसिडिक बफर बनता है। ऐसे ही बेसिक बफर होता है। बेसिक बफर में क्या हो जाएगा, बेसिक बफर में क्या होगा, इसका pH जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्या लेना है, एक बेस लेना है और दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, वीक बेस लीजिए और उसके साथ में कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए। तो वीक बेस आपका क्या होता है, NH4OH होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस कंसंट्रेट HCl जो आपका होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अब यहाँ पे ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड है, ठीक है। अब ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, NH4Cl बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड या इसी को नौसादर बोलते हैं, और H2O बन जाएगा। तो ये हमारा सॉल्ट बना है। अब इसी का बेस और इसी का सॉल्ट मतलब NH4OH प्लस NH4Cl मिलाएंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा, बेसिक बफर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये आप मत सोचिएगा कि इसके साथ रिएक्शन भाई सेम है तो ये इसको आपको रिएक्शन नहीं दिखेगी, क्योंकि NH4 अगर तोड़ोगे तो NH4 प्लस हो गया, OH माइनस, इसके साथ भी NH4 प्लस Cl माइनस हो जाएगा, तो इसको एक्सचेंज भी करोगे तो वही बन के आएगा। तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ बेसिक बफर लिख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया एसिडिक बफर और बेसिक बफर हो गया। फिर इसके बाद आपसे पूछता है कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि मतलब दो आपका मतलब एक एसिड और एक बेस मिलाते हो, तो उसमें एसिड बेस मिलाते समय आपको उसके साथ में सॉल्ट जब बनाता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो जब आप एक एसिड और एक बेस मिलाते हो तो पहले इसको नोट करिए, फिर उसके बाद मैं उसको बता दे रहा हूँ कॉमन आयन इफेक्ट वाला। जल्दी से इसको नोट करिए। बेसिक बफर देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट वाले में क्या करना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि दोनों में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। इसको मिटा दें, मैं मिटा दे रहा हूं। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन
इफेक्ट। तो बस इसमें क्या ध्यान देना है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आपका, जैसे मान लीजिए एक आपका क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए CH3COOH प्लस NaOH, ये ले लिया। ये क्या बन के आ गया, CH3, इसको पहले तोड़ लीजिए, या पहले इसको करके एक बार दिखा देते हैं कैसे आया, फिर उसके बाद उसको दिखाते हैं NaOH। ये आपका क्या बन के आ जाता है, CH3 सोडियम एसीटेट बनता है, CH3COONa प्लस H2O, ये बन गया। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो पहले इसको एक बार तोड़ लीजिए और इसको एक बार तोड़ लीजिए। तो मैं करके दिखाता हूँ, CH3COOH को अगर हम लोग इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, और दूसरा क्या हो जाएगा, CH3COONa। तो ये सिंगल, इससे एरो से डिनोट करते हैं क्योंकि ये सॉल्ट है, ये आसानी से टूटेगा नहीं, ठीक है। इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, तो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन होने की वजह से क्या होता है कि ये डिसोसिएशन ऐड करता है, या जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे आप वैसे ही आपको देख के समझ में ये आ रहा है कि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो इसका जब प्रभाव यहाँ पे पड़ता है तो एक ये हो जाता है, और इक्विलिब्रियम पे इसका, जैसे यहाँ पे अगर जब देख रहे हैं तो ये क्या करता है, इसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाती है। या ली चैटेलियर प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग अगर किधर किसी एक साइड में चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम दूसरी तरफ हमारे शिफ्ट हो जाती है। तो वो वही चीज आपको बताया जा रहा है कि इसमें जैसे मान लीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन CH3COO माइनस आयन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, इसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर हो जाएगी, इधर आ जाएगी, लेफ्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। इसके बाद आपका चैप्टर आता है, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट का आप डिफिनीशन बताएंगे, उसके साथ साथ अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, देखिए उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि कोई क्वेश्चन दिया रहता है ज्यादा करके आपसे सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट का, तो वहां पे आपको ये दिखाना है कि जैसे मान लीजिए AXBY, इसका आप डिसोसिएट करेंगे सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट में। पहले डिफिनीशन वगैरह जो बताया गया है वही डिफिनीशन आप लिखेंगे, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। इसमें पहले डिफिनीशन लिखेंगे, डिफिनीशन लिखने के बाद इसको तोड़ के लिखेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो AXBY को XA के पावर Y प्लस YB के पावर X माइनस, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया होता है तो 1 मान लेते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 इनिशियल में, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो यहाँ x नहीं लिखेंगे, s लिखेंगे, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि लेट s मोल पर लीटर इज द सॉल्वेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ये आपका 1 माइनस एस हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू एस, y इंटू एस, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर Y प्लस की पावर कितना आ जाएगा, X Y, और B के पावर X माइनस की पावर Y, अपान में क्या आ जाएगा, AXBY। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये K इंटू AXBY इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब यहां देखिए
कि वैल्यू दिया हुआ है ए वाई प्लस की वैल्यू क्या है एक्स एस है, एक्स एस की पावर एक्स हो जाएगा और बी वाले का क्या है वाई एस की पावर वाई। तो यहाँ पे के एस पी हो जाएगा, के एस पी इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ देखिए ये पूरी वैल्यू का जैसे आप उसमें लिखते थे के इंटू एस टू ओ, याद आ रहा होगा अगर के इंटू एस टू ओ जब हम लोग डिफिनीशन बताते थे उसमें ऐसे लिखा रहता था एच प्लस प्लस ओ एच टू ए इक्वल्स टू क्या था एच प्लस प्लस ओ एच माइनस, ऐसे करके था। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे ये लिखे थे एच प्लस पी एच वाले के केस में जहां पे हम लोग पी एच पढ़ रहे थे, ये के इंटू एच टू था तो ये के डब्ल्यू बन के आता था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। वैसे ही यहाँ पे के इंटू ए एक्स इंटू बी वाई ये क्या हो जाएगा के एस पी सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये क्या आ जाएगा एक्स की पावर एक्स इंटू एस की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई इंटू एस की पावर वाई। तो ये दोनों इसको x और y को एक साथ में कर लीजिए, x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू एस को एक साथ में करेंगे तो जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पे घातें जुड़ जाती हैं, x प्लस वाई हो जाएगा। ये हमारा के एस पी आ जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जैसे मान लीजिए ए जी बी आर का आ गया या किसी का आ गया, एक का मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका ए जी बी आर आ गया, इसको हम लोग तोड़ेंगे ए जी प्लस प्लस बी आर माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस एस, ये एस आ जाएगा एस आ जाएगा। यहाँ अगर कुछ लिखा होता तो वहाँ पे उतना एस हो जाता, अगर 1 लिखा है तो 1s, 2 लिखा है तो 2s हो जाता। तो जितना लिखा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब के एस पी इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब ये पोर्शन नहीं लिखने जा रहा हूँ। के एस पी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस। अब इसकी के एस पी इक्वल्स टू इसकी कंसंट्रेशन एस है, इसका एस है, तो के एस पी इक्वल्स टू एस स्क्वायर एस इक्वल्स टू अंडर रूट के एस पी। ये पूछता है आपके पेपर में कि सॉल्व मतलब दे देगा आपको सॉल्वेबिलिटी की वैल्यू दे दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपसे पूछेगा सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट निकालिए। या आपको दे दिया गया कि इसका सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट ये है, सॉल्वेबिलिटी निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर गलती से आपको पेपर में, ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान से सुनिएगा, अगर पेपर में आपको केएसपी या किसी सॉल्वेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला और उसके साथ साथ आपको नीचे मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो 100% अगर वो ग्राम पर लीटर में लिखा है तो उसको मोल पर लीटर में चेंज कर दीजिएगा। अगर मोल पर लीटर में क्वेश्चन में दिया है, जो दिया रहता है कि सॉल्वेबिलिटी इतना दिया है, इतना ग्राम पर लीटर, तो उसको मोल पर लीटर में चेंज कर दीजिएगा। अगर कुछ नहीं दिया है, नीचे मॉलिक्यूलर वेट कुछ नहीं दिया कि H इक्वल्स टू इतना, Br इक्वल्स टू इतना, Ag इक्वल्स टू इतना, अगर ये सब नहीं दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है। जिस चीज में क्वेश्चन दे रहा है उसी में आंसर निकाल दीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, यही गलती होती है लोगों की। फिर कहते हैं सर हम तो सब किए थे, तो वो आपको कहने की कंडीशन ना है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए। मिटाएं इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर से देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम से ये थियरी के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी एक और है जो क्या बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन है, तो बार बार आपको बताया गया है, उसको नहीं बता रहा हूँ। हेंडरसन इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद आता है देखिए नेक्स्ट चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपसे पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये पूछा जाता है आपसे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। फिर आपसे कभी कभी क्या कहता है कि आपको इलेक्ट्रॉन के टर्म में बताना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब किसी भी सब्सटेंस में अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे ये बता दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन
रिडक्शन, उसका एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप कर दीजिए। ऑक्सीडेशन में ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऐसे करके आएगा। तो उसमें हम लोग लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कोई हो गया, एग्जाम्पल Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे इन टर्म्स ऑफ इसमें लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स नहीं, बाय एनी स्पीशीज, बाय एनी स्पीशीज। तो इस वाले में मान लीजिए कॉपर वाली रिएक्शन ले लीजिए, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाता है कॉपर। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल पूछ लेता है, फिर उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ जाते जाते, मान लीजिए आप कभी कभी फंस जाता है भाई, CrO5 का स्ट्रक्चर दे देगा, आपसे बोलेगा कि इसकी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो बहुत लोगों का 10 आ जाता है, 10 नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है, आ जाता है भाई एग्जाम में। अब हम कसम थोड़ी खाएंगे, कभी कभी आ जाता है अगर किस्मत खराब रहती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे देख रहे हो कि यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, अगर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। मैं आपको पहले भी बताया हूँ भाई, जब सेम लोग रहेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। जैसे बॉयज एक साथ में रहेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, बॉयज और गर्ल्स एक साथ में रहेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि इनकी वजह से, मतलब जैसे आपको बताया था सैलरी की बहुत पहले बताया था, अगर आप देखे होंगे वीडियो तो आपको याद होगा, बहुत पहले का केस है, मैं उसको फिर से केस को रीओपन नहीं करना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई है या कोई बंदा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसकी सैलरी कुछ और है और कोई बंदी है उसकी सैलरी ज़्यादा है, तो वो कंपेयर करेगी ना कि भाई तुम हमसे कम कमाते हो, हम तुमसे ज़्यादा कमाते हैं, तो वो ज़्यादा अपना टेरर दिखाएगी। भाई तरुण समझ के रहना, हम नाम नहीं लेंगे, बाकी और लोगों का भी नाम बोल सकते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। तरुण, सुमित, याद रखना तुम लोग। थोड़ा सा तुम लोगों का देख करके मुझे डर लगता है, कि वो डर नहीं लगता, पैसे वाली की बात कर रहा हूँ। बाकी वैसे रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, सब अच्छे बच्चे हैं जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, मम्मी पापा के लिए सब अच्छे होते हैं। बस इधर आइए, देखिए क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, राज देख रहे हो ना, राज रोल नंबर 48 या 49 इलेक्ट्रिकल, इधर देखिए राज, और उसके साथ में लड़का राहुल सिंह, राज सिंह देख रहे होंगे तो उनको दिख रहा होगा। सिमरन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वो राज की बात नहीं हो रही, सिमरन जा, तो इसकी बात नहीं। हाँ ये देखिए 0 हो गया। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन किसकी वजह से, इससे जुड़ा हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ये इससे जुड़ा हुआ है -1। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का मतलब -2, यहाँ सिंगल बॉन्ड -1, सिंगल -1, टोटल जोड़ दीजिए, ये x हो जाएगा, x प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1, कितना माइनस हुआ, 1 2 3 4 प्लस -2 इक्वल्स टू 0, x -4 -2 इक्वल्स टू 0, x -6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +6। तो ये आएगा, ये आंसर सही है। और अगर कोई ऐसे निकाल दिया डायरेक्ट ऐसे, x प्लस 5 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, x -10 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +10,
ये जिनका भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए ये नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन और है कि एक बार 2-3 बच्चे कह रहे थे, सचिन करके लड़का, सचिन राजपूत करके लड़का है, सिविल आर्किटेक्चर का, उसने मैसेज किया हुआ था, कमेंट किया था। तो यहाँ पे देखिए NH4NO3, इसका देखिए स्ट्रक्चर मेथड से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी सिंपल निकाल सकते हो, गलत नहीं होगा। दोनों का स्ट्रक्चर बस क्या करना है, आपको अलग अलग बनाना है। तो अलग अलग बनाने का मतलब ये हो जाएगा, जब यहाँ आप तोड़ोगे तो NH4 प्लस हो जाएगा प्लस NO3 माइनस। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, इस नाइट्रोजन का अलग आएगा, इसका अलग आएगा, नहीं सोचो दोनों का बराबर। यहाँ x इसको मान ले, x इसको मान लेंगे और सॉल्व करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, उस तरह नहीं आता है। आपको इसको अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तोड़ करके, तो आप तोड़ करके अलग करिए, तो इसका निकालेंगे x प्लस 4 इंटू प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस 1, x प्लस 4 इक्वल्स टू प्लस 1, उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, -4 प्लस 1, x इक्वल्स टू -3। ये इस केस के लिए आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के लिए, इसके लिए निकाल लेते हैं। तो ये x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -1, x प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 - 1, x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि भाई बच्चा अगर नहीं जान रहा तो वो तो 2x करके मान लेगा और आंसर कुछ और आएगा। 2x के हिसाब से 6 और 6 माइनस और 4 तो 1 आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा फिर उसके हिसाब से। वो नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा तुरंत ही। तो आपको ये निकाल के बताना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर से भी आप बता सकते हो। स्ट्रक्चर से क्या करना पड़ेगा, इसको NH4 को अलग से ऐसे NH4 बना लीजिए, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसको प्लस में बना दीजिए, ऐसे ही NO3 को बना दीजिए। NO3 माइनस है ना, ये इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, छोड़िए इसको। चलिए इसको नोट करिए, तब तक मैं उसका बता दे रहा हूँ NO3 वाला भी। इसका बनेगा कुछ है इस तरह, N डबल बॉन्ड O माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 5 बॉन्ड अगर इसको डबल बॉन्ड दिखा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा, तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये इसका बनता है स्ट्रक्चर मेथड से। तो यहाँ से इसका निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ आ जाएगा 1 2 3, ये प्लस आ जाएगा तो प्लस माइनस मिलके एक हट जाएगा, 1 2 3 4 ये हो गया, और एक माइनस वाला 5।
हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो प्रॉब्लम होगी आप क्वेश्चन वगैरह अपने ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं सॉल्व करके रात तक या सुबह तक का, मैं यहाँ सोऊंगा नहीं, परेशान ना होइए। आप कोई भी क्वेश्चन भेजेंगे तो उसको सॉल्व करके या कहीं से भी करके मैं उसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, परेशान ना हो उसके लिए। लेकिन उसको करने से पहले आप एक बार यहाँ पे चैनल पे देख लीजिए कि कराया गया है कि नहीं कराया गया। पहले ही डायरेक्ट मत भेज दीजिएगा, क्योंकि हमने अगर कराया है और तब आप बोल रहे हैं तब फिर उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए ये हो गया कहाँ तक हम लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और आपको ध्यान देना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले में दो ही तरह का क्वेश्चन बनता है, एक आपके ऑक्सीडेशन मेथड से, एक आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। बस आपको पहचानने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि किस में हम लोग बेसिक मीडियम में बनाते हैं, किस तरह एसिडिक मीडियम में। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको एसिड में अगर दिया होगा, वहाँ एसिड कोई दिया होगा या आपको H+ वगैरह दिया होगा, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये एसिडिक मीडियम में करना है। वैसे आपको बता दिया जाता है कि एसिडिक मीडियम में करना है कि बेसिक मीडियम में, कभी कभार नहीं बताया जाता है, तो वो कभी कभार आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ इसमें ये नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद कौन सा चैप्टर कौन सा हो गया, एक ही सॉल्यूशन हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल हो गया, आयनिक हो गया, और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन। फिर इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपसे पूछा जाता है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ पूछा जाता है। फैराडे लॉ आपसे बोलेगा तो दोनों लॉ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला वाला आपका, पहले वाले में क्या बताना पड़ेगा, सिंपल आप वो बताओगे फैराडे लॉ में क्या क्या होता है। कि सिंपल जैसे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे आपसे W प्रोपोर्शनल टू Q बोला जाता है ना, W प्रोपोर्शनल टू Q, और Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, I इंटू टी। तो W प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी हो जाएगा, और फिर उसके बाद W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे तो ZIT आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर I और T अगर हम लोग एकांक मान लेते हैं तो W इक्वल्स टू Z हो जाता है। अगर इसको I की वैल्यू हम 1 कर दें, 1 एम्पियर, और T आपको टाइम जो है वो 1 सेकेंड कर दें, T इक्वल्स टू 1 सेकेंड कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू Z हो जाएगा। ये पहला फर्स्ट लॉ है। और सेकंड वाले में क्या होता है, फिगर के हिसाब से हम लोग उसमें बताते हैं कि मतलब ऐसे ज्वाइंट रहता है एक दूसरे से, जैसे ये रफली बना दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे दो ज्वाइंट इसमें रहेंगे, इलेक्ट्रोड लगा होगा, और ये अलग अलग इसके अंदर सॉल्यूशन भरा होगा, तो ये इससे कनेक्टेड होगा, और ये यहाँ से की वगैरह लगा रहता है, उससे कनेक्टेड होकर के रियोस्टेट रहेगा। ये आके यहाँ कनेक्ट होगा और ये इससे कनेक्ट होगा। तो अब यहाँ ये अलग अलग सॉल्यूशन रहता है। अलग अलग सॉल्यूशन का मतलब, यहाँ बैटरी लगाना भूल गया, यहाँ बैटरी लगा होता है, ये की यहाँ पे लगा रहेगा, और इसको रियोस्टेट बोलते हैं। यहाँ बैटरी लगा दीजिए, प्लस माइनस, ठीक। अब ये अलग अलग सॉल्यूशन होता है। एक होता है आपका AgNO3 का सॉल्यूशन, ये AgNO3 का सॉल्यूशन होता है, और दूसरा आपका होता है CuSO4, और तीसरा डाइल्यूट H2SO4, कॉपर सल्फेट का और डाइल्यूट H2SO4। तो ये सॉल्यूशन तीनों में भरा रहता है। तीनों में सॉल्यूशन भरा रहता है। बहुत अच्छे से इसको बनाया नहीं हूं, आप बना लीजिएगा। तीनों में भरा रहता है। तो इसका जैसे आप जीरोथ लॉ अगर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, ठीक है।
तो आपको ये लास्ट में बताना है कि ये भाई साहब इनसे रिलेटेड है, ठीक है। ए रिलेटेड, जैसे आपका जीरोथ लॉ होता है, ए कोई आपका ए और बी दोनों इक्विलिब्रियम में है, बी और सी इक्विलिब्रियम में है, देन ए और सी इक्विलिब्रियम में होता है, ये जीरोथ लॉ होता है। वैसे ही यहाँ पे भी आपका है कि अगर ए जी वाले जो सोल्यूशन है इससे रिलेट कर रहा है और ये इससे रिलेट कर रहा है, तो ये वाला इससे रिलेट करेगा, तो उसी में इसका वो लिखा जाता है, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड करके और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, मतलब इसका मास और इसका मास अपान में करके, फिर उसके बाद दूसरे साइड में हम लोग लिखते हैं। तो मैं डायरेक्ट उसका वो फार्मूला लिख रहा हूँ जो जेड के टर्म में लिखा जाता है। जेड के टर्म में यहाँ जो ये लिखा हमने वो लिखते हैं, W1 अपान W2, W1 अपान W2 इक्वल्स टू E1 बाई E2। अब E1 बाई E2 ये हो गया। अब W1 की वैल्यू हमने क्या किया था, क्या बताया था, ZIT ये बताया था। तो W इक्वल्स टू Z1 I इंटू टी हो जाएगा अपान Z2 इंटू I इंटू टी इक्वल्स टू E1 अपान E2 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू E1 बाई E2। अब E1 क्या हो जाएगा, E1 प्रोपोर्शनल टू, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 प्रोपोर्शनल टू Z लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इससे रिलेट है, या E प्रोपोर्शनल टू Z लिख सकते हैं, E1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपको बताना होगा फैराडे लॉ वाले में बाकायदा। अगर आप उसमें कुछ लैंग्वेज भी लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कर देने पे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आपका एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा फिगर वगैरह बना करके। फिगर बना करके उसको आप बताएंगे कि आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो चाहे आपका एनोड के केस में हो या कैथोड के केस में है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो होता है आप उसको ई नॉट ऐसे लिखते हो, ई नॉट H1 बाई 2H2 से H प्लस प्लस ई नॉट H प्लस से 1 बाई H2, ये दोनों किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर। क्योंकि अब यहाँ आप देखोगे, इसको अगर थोड़ा सा चेंज करोगे, चेंज करने का मतलब इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में रखोगे तो तुरंत इसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है दोनों का, एनोड के केस में भी और कैथोड के केस में, मतलब जब दोनों आप ऐड करते हो तब के केस में ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, यहाँ से पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका कौन सा चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। फिर मैं आपको वहां से बता दे रहा हूँ, हाँ पॉलीमर से बता दे रहा हूँ। पॉलीमर से क्या आपको पढ़ना है, इसको नोट करना चाहिए तो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए उसमें क्या करना है आपको, पॉलीमर वाले में, पॉलीमर में नाम आपको याद होना चाहिए। नाम याद होने के साथ साथ उसकी रिएक्शन याद होनी चाहिए कि रिएक्शन, जैसे मान लीजिए एथिलीन की आ गया आपका एथिलीन का, तो आप कैसे एथिलीन बना रहे हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 N लगा के यहाँ पॉलीमराइजेशन लिखिए, और यहाँ पे आप सिंपल लिखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N लगा दीजिए। ये पॉलीथीन का है, पॉलीएथिलीन लिख सकते हो या पॉलीथीन भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉलीएथिलीन PE करके लिख के आएगा, पेपर में आता है ऐसे। फिर उसके बाद PVC, इन सब का यूज वगैरह हमने लिखाया है, तो मैं यहाँ यूज वगैरह नहीं बताऊंगा, उतने टाइम नहीं बचे। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, N CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं CH Cl, ये ऐसे रहेगा, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ये पॉलीमराइजेशन होगा तो ये आपका आ जाएगा CH2 Cl और यहाँ आ जाएगा CH, यहाँ N हो जाएगा, ठीक।
तो ये ध्यान देना है कि आपका ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पॉलीमराइजेशन पीवीसी हो गया, पीएमएमए हो गया, पीएमएमए पॉलीमेथिल मेथैक्राइलेट, इसका क्या हो जाएगा CH2 CH3 COOCH3 नियन लगा दीजिए। और PBA अगर आप करेंगे, PBA पॉलीविनाइल एसीटेट, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 CH, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा O, फिर उसके बाद CO CH3, इस तरह लिख सकते हो, या इसी को OCOCH3 ऐसे सिंपल लिख सकते हो। R करके मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे करके भी लिख सकते हो, CH2 CH O CO CH3, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर PBO हो गया, बैकेलाइट हो गया, बैकेलाइट में क्या करना है, बस ध्यान देना है कि यहाँ पे CH2 बेंजीन रिंग बनाइए, यहाँ OH जोड़िए, फिर CH2 बेंजीन रिंग बनाइए, फिर यहाँ CH2, यहाँ OH लगाइए, नीचे CH2 से जोड़ दीजिए, फिर बेंजीन रिंग बना दीजिए। आप अगर 2 भी बनाते हैं तब भी सही है, ऐसा नहीं है कि 3 बनाएंगे तभी सही माना जाएगा। अगर 2, ये मान लीजिए मेरा मन कर रहा है मैं यहीं तक बनाऊंगा तो ये भी सही है, इससे कम मत बनाइएगा। OH, यहाँ OH CH2 CH2 CH2, यहाँ N कर दीजिए। ये आपके बैकेलाइट का स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे और कुछ स्ट्रक्चर बताते हैं। हो गया, भी लगभग आप लोगों को आधे घंटे और बताएंगे। हो गया, ये मिटाएं इसको। PMMA हो गया, बैकेलाइट, PVC, और कुछ बचा हुआ है तो उसको भी बता दे रहे हैं, देख लेते हैं कुछ छूटा हो। पैन PAN पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पैन है, तो इसमें क्या है CH2 CH, यहाँ क्या लगा दीजिए CN लगा दीजिए, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल इसको बोलते हैं, पैन बोला जाता है। ये छूटा था, और PVC तो हो चुका है, और क्या बचा है देख लेते हैं। देखिए अगर कुछ छूटा होगा तो उसको कर लीजिएगा कॉपी से, क्योंकि कॉपी में हमने सब लिखवाया हुआ है। पॉलीस्टाइरीन हो गया है, जैसे पॉलीस्टाइरीन का है। बेंजीन रिंग बनाइए, CH2 नहीं CH2, यहाँ N लगा दीजिए। ये पॉलीस्टाइरीन का है। ये सब ढेर सारे हैं, बस इन सब का स्ट्रक्चर आपको पता रहना चाहिए। इसका यूज तो यूज वगैरह हमने पहले से लिखा है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ, इस वजह से आपको ये बता रहा हूँ,
ठीक है, मिटाएं इसको, आगे बढ़ें। बाकी आपको देखिए उससे विक्टर मेयर टेस्ट वगैरह हमने कल भी बताया है और कई बार बताया है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं। विक्टर मेयर और लूकस दोनों अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके साथ साथ आप वो जो चारों आपको बताया गया है, OH का, कार्बोक्सिलिक का, फंक्शनल ग्रुप का और कीटोन का, एल्डिहाइड का, इन चारों में से दो कोई आता है, कंफर्म रहता है तो पढ़ के जाइएगा। और लूकस और विक्टर मेयर से कोई एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर प्रयास यही होता है कि विक्टर मेयर टेस्ट आता है, लूकस कम आता है। लूकस वाला क्योंकि आसान है, लूकस वाले में खटाक से एनाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में करा देते हैं, तो वहाँ पे सीधे Cl लग जाता है, वो डायरेक्ट आ जाता है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा मेहनत विक्टर मेयर टेस्ट वाले में है। तो प्रैक्टिस करके जाइएगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, रुक जाइए देख लेता हूँ क्या टॉपिक बचा है। इसके बाद आपका बचा है, हो गया नेक्स्ट इक्वेशन हो गया, और हाँ पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन इसमें छूटा हुआ था, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन क्या होता है, मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं उनको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं, और जिनका इस प्रोसेस में जो इसका प्रोसेस होता है उसको हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। पॉलीमर में जैसे जिस चीज़ का प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे आप अपने रूम पे बैठे हुए हैं तो आटा सानने चलते हैं, तो छोटा छोटा पार्टिकल आटे में रहता है, उसको अगर आप गूंथ करके एक लोई का निर्माण करते हैं बड़ा, जैसे मान लीजिए 5 लोगों के लिए है, तो 5 लोगों के लिए आप अपने हिसाब से मान के चलिए कि हाँ 5 बचे 25 रोटी बनाना, तो 25 रोटी के लिए आपको लेना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई बाउल टाइप का है तो उससे आप ले रहे हैं 5 बाउल अगर ले लीजिए तो 25 रोटी आपकी आराम से बन जाएगी। बाउल अगर ज़्यादा बड़ा बाउल ना हो, बाउल रहे, अगर उसको फुल करके ले लेंगे तो 25 रोटी से कम नहीं बनेगा, एक अनुमान बता रहा हूँ और आप करके देख लीजिएगा। इसके बाद आपका क्या बचा है, और हाँ थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक वगैरह में आपको ये ध्यान देना है कि जैसे दोनों का डिफरेंस नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछ लेता है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक बताइए, तो थर्मोसेटिंग वाले में क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक वाले में आपका क्रॉस लिंकिंग नहीं होता है, ठीक है, और थर्मोसेटिंग वाले में क्रॉस लिंकिंग होता है, और वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल का मतलब बैकेलाइट वगैरह, उसका एग्जाम्पल था यूरिया फॉर्मल्डिहाइड वगैरह है, और ये सिंगल होता है जो आपका थर्मोप्लास्टिक होता है, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल आप देख लीजिए, पॉलीस्टाइरीन हमने बताया, PVC बताया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और फिर उसके बाद पॉलीथीन बताया, ये सब इसमें आते हैं, आपके थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। और आप इसके पहले वाले लेक्चर, इसके पहले 2 लेक्चर पहले हमने बताया था, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको जरूर एक बार फिर से देख के जाइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अगर आ जाएगा 100% आप फंस जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये है कि आपसे पूछ लेगा कि मतलब जो प्लास्टिक आप बनाते हैं, तो प्लास्टिक, अब ऐसे नहीं बोलेगा, पाइप बोल दिया, पाइप का क्या होता है, तो पाइप जो होता है वो PVC से बनाया जाता है, तो PVC का आप स्ट्रक्चर बताना है, तो वो वहाँ PVC आपको लिख के नहीं दिया है, पाइप बोला है। फिर उसके बाद आपसे बोल दिया है कि उसका जो विंडोज होते हैं, विंडोज करके कुछ दिया था, विंडोज सीट करके दिया था, तो वो उसमें था, तो उसमें विंडोज सीट में किस चीज़ का यूज करते हैं, PMMA होता है, PMMA का स्ट्रक्चर बताना था, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट। फिर उसके बाद आपको एक दिया था उसके लिए रेजिन का था, इपॉक्सी रेजिन होता है, तो आपको उसके लिए एडसिव के लिए बोला था, तो एडसिव के लिए इपॉक्सी रेजिन होता है, तो उसका पूछा था स्ट्रक्चर बताइए, तो वो सब हमने करके बताया हुआ था, तो उसको बताने की ज़रूरत अब नहीं है, अगले जिनको देखना है जाके वहाँ पे देख लीजिए, हमने बता दिया है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं वाटर ट्रीटमेंट में। वाटर ट्रीटमेंट में क्या पूछता है, सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस पहले पूछता है, तो हार्डनेस क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम तथा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, क्लोराइड सल्फेट और बाइकार्बोनेट की वजह से जो उसमें हार्डनेस आती है, कठोरता उत्पन्न होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं। और फिर उसके बाद आपका टेम्परेरी, अब इसमें पूछ लिया जाता है कौन कौन सा होता है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जब जल में घुले होते हैं तो उसको हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, और जब कैल्शियम और मैग्नीशियम में क्लोराइड तथा सल्फेट जल में घुले होते हैं तो उसको हम लोग परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है।
टेम्परेरी हार्डनेस को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते बॉयल करके, टेम्परेरी हार्डनेस को हम लोग बॉयल करके रिमूव कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को हम लोग बॉयल करके रिमूव नहीं कर सकते हैं। उसकी अन्य मेथड हैं, जैसे आपका जियोलाइट मेथड हो गया, आयन एक्सचेंज मेथड हो गया, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, काल्गन मेथड हो गया और सोडा लाइम मेथड हो गया, ये सब मेथड हो गए हैं। और टेम्परेरी के लिए एक आपका क्लार्क मेथड होता है और एक जियोलाइट में है या सोडा लाइम, शायद सोडा लाइम में है, तो 2 ही होता है उसमें। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपसे वाटर में पूछा जाता है डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के बराबर होता है। आपसे पूछ लिया जाता है DOH। अरे यार इसका क्या सिस्टम इसका खराब हो गया। डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ HPS। और जो ये मास ऑफ HPS होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, मैंने कहीं डिस्कस नहीं किया, मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो ये जो मास दिया होता है पर लीटर में दिया होता है, नहीं तो यूनिट आपकी गलत हो जाएगी। पर लीटर में यहाँ दिया होता है, जो ये मास होता है ये mg पर लीटर में दिया होता है, ठीक है। अगर ग्राम में दिया होता है तो उसको हम लोग मिलीग्राम में चेंज कर लेते हैं, इनटू MW ऑफ CaCO3 अपान MW ऑफ HPS का मतलब हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, मतलब जिसकी वजह से हार्डनेस आती है। जैसे मान लीजिए अगर कैल्शियम सल्फेट है या कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कोई भी दिया रहेगा तो उसके हिसाब से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपको डिफाइन करना होगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के बराबर होता है मास ऑफ ये डिग्री ऑफ हार्डनेस जो होता है, ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपसे पूछता है, आपसे पूछ लेगा केमिकल रिएक्शन आपसे पूछ लेगा कि इसका जियोलाइट की केमिकल रिएक्शन या सोडा लाइम की केमिकल रिएक्शन, या आपसे पूछ लिया उसका आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस का केमिकल रिएक्शन, उसके साथ में आपको फिगर, अगर केमिकल रिएक्शन पूछता है तो ठीक है। अगर उससे पूछ लेता है कि जियोलाइट मेथड बताइए तो पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बताइएगा तब करिएगा। काल्गन मेथड हो गया, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, तो वो पूछ लेता है तो उसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा, गड़बड़ मत करिएगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं फ्यूल पे। फ्यूल चैप्टर में आपसे क्या पूछा जाता है, बाकी न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से, और कोई वो नहीं है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आपसे न्यूमेरिकल में यहाँ डिग्री ऑफ हार्डनेस से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, या आप हार्डनेस ऑफ वाटर का जो फार्मूला होता है, टोटल हार्डनेस निकालते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस निकालते हैं, वो होता है। या फिर आपसे पूछ लेता है उसका एल्केनिटी ऑफ वाटर का, जिसमें आपको अनदर सैंपल वाला बताया गया है 500 ml वाला क्वेश्चन, उसको भी पढ़ लीजिएगा और पढ़ के जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि नंबर अच्छा लेना है। क्योंकि अभी फिलहाल में एक कोई कंपनी आई थी, उसने बोला था 80% से कम वालों को मैं बैठने नहीं दूंगा। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका 80% ओवरऑल नहीं बन के आता है, 4th सेमेस्टर तक 80% नहीं बना रहता है, क्योंकि 5th सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर का मांगता है। जब आपसे कंपनियां आती हैं तो 4th सेमेस्टर तक का देखा जाता है, तो वहाँ पे कंपनियां सीधे रिजेक्ट कर देती हैं, भाई तुम हमारे उस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर रहे हो, इस वजह से आप बाहर हो जाइए। तो वो अब मेंटेन कर लीजिएगा आप लोग, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेंटेन करने का यही तरीका है भाई, नंबर प्रैक्टिकल में ढेर अच्छे नंबर सब लोगों को मिल गए हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। जिन्होंने, मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने ढंग से लिखा हुआ था कॉपी में, और ढंग से लिखने के साथ साथ आप कॉपी में रिएक्शन वगैरह कंप्लीट लिखे थे, वाइवा आपने अच्छा दिया था, उन सभी लोगों को नंबर अच्छे मिले हैं। बस इतना जान लीजिए, और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी जो जैसा लिखा है उसको खुद पता होगा कि हमने क्या लिखा था, हम नहीं बताएंगे हमारे बताने से, क्योंकि सबका वो तो याद नहीं रहता किसने क्या लिखा था। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो देखा हूँ कि जिनका नंबर कम आया है उनका सीधे पता चल रहा है कि हाँ उन्होंने क्या लिखा था। चलिए ये देखिए यहाँ से, और फिर उसके बाद उसको सोडा लाइम वाला जो न्यूमेरिकल है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, गड़बड़ नहीं करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करके लगा लीजिएगा उसको, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है फ्यूल वाला। फ्यूल चैप्टर से आपसे पूछ लिया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू के साथ साथ आपसे पूछ लेता है कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है। फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। ये सब आपसे पूछा जाता है पेपर में,
तो उसको ध्यान से आपको बताना है, कैलोरीफिक वैल्यू वाले में भी और उसमें भी। तो उसको मैं एक एक करके डिफाइन कर दे रहा हूँ कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, फिर उसके बाद ये क्या आपका हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें कोई भी ईंधन है, फ्यूल है, ठीक है, कोई फ्यूल है जो इकाई भार का मतलब उसका फिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने या 1 ग्राम, मान लीजिए आपने यूनिट ले लिया, 1 ग्राम कार्बन को दहन करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग ऊष्मीयमान बोलते हैं। मतलब आपको क्या बोलना है, क्या डिफिनीशन बताना है, 1 यूनिट भार, ठीक है, 1 इकाई भार या वजन बोल सकते हो, भार वही हो गया, 1 इकाई भार को दहन करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग ऊष्मीयमान या कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका उच्च ऊष्मीयमान और निम्न ऊष्मीयमान। उच्च ऊष्मीयमान में क्या होता है कि मतलब वो जो आपका, देखिए क्या होता है उच्च ऊष्मीयमान का, जैसे आपका कोई हीट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कोई मात्रा आप ले रहे हो, थोड़ी मात्रा ले रहे हो, ज्यादा ऊष्मा प्रदान कर रहा है, ठीक है, हीट ज्यादा प्रदान कर रहा है, तो वो हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू हो गया। कोई आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हो लेकिन वो हीट क्या कर रहा है, कम अमाउंट में दे रहा है, तो वो क्या होता है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में आपसे ये पूछने के साथ साथ आपसे ये भी पूछ लेता है कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट को, पहले यूनिट पूछता है, यूनिट के पहले आपसे एक चीज और पूछ लेता है, अच्छे ईंधन क्या होते हैं। अच्छे ईंधन का मतलब आपसे उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, कैसा होना चाहिए। तो उसकी जो अच्छे ईंधन की विशेषता जो होती है वो कहता है कि उसमें उसका ऊष्मीयमान क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हाइयर कैलोरीफिक बोल सकते हो, हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, और उसमें नमी की मात्रा कम होनी चाहिए। उसके साथ साथ आने और ले जाने में, यातायात के साधन में उसमें ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपसे बोल देता है कि उसका मूल्य कम होना चाहिए, और भंडारण के लिए मतलब उसको रखने के लिए स्थान, यथा स्थान होना चाहिए, ठीक है। तो इतने सारे आप लिख देंगे, सफिशियंट है। अच्छे करेक्टर या बोल सकते हो गुड करेक्टर आप फ्यूल के बारे में अगर आप लिखोगे तो इतना लिखोगे। फिर उसके बाद इसमें और आपसे क्या पूछता है, हाँ, इसके बाद आपसे कैलोरीफिक वैल्यू पूछा जाता, वो कैलोरीमीटर आपसे पूछा जाता, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में आप ध्यान दीजिएगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऑब्जर्वेशन आपको बताना होगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब वेट ऑफ फ्यूल x ग्राम, फिर उसके बाद वेट ऑफ वाटर कैलोरीमीटर, फिर वेट ऑफ कैलोरी इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद आपसे पूछा इंक्रीज इन टेम्परेचर, फिर उसके बाद आपको जो इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया, फिर उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू इक्वल्स टू, आपको ये लिखेंगे क्यू इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू T2 माइनस T1 अपॉन x। ये फार्मूला करके आप दिखाएंगे लास्ट में जब आपसे पूछेगा बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का फिगर अच्छे से ड्रॉ करिएगा। ड्रॉ करने के बाद एक बार मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, वैसे कोई मतलब नहीं है, बच्चे सब तैयार कर चुके हैं, अब हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मथनी बोला जाता है, स्टीरर बोलते हैं, आपके घरों पे होगा। ऐसे करके कुछ होता है, और यहाँ एक आपका थर्मामीटर लगा होता है। अब यहाँ पे आपका देखिए एक बॉम्ब कैलोरीमीटर लगा रहता है, बॉम्ब लगा होता है, ठीक है। बॉम्ब में आपका
यहाँ पे फ्यूल रखा होता है, ठीक। अब ये फ्यूल को क्या करना होता है, मतलब जैसे यहाँ पे आपने इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। ये वाटर जैकेट वगैरह लगा रहता है, जिसकी क्या करता है, ये बाहर का पानी, मतलब अंदर का पानी ये बाहर ना जा पाए, तो उसके लिए इसमें भरा रहता है। फिगर बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको बॉम्ब बोलते हैं और इसको क्रूसिबल बोला जाता है। क्रूसिबल, प्लेटिनम क्रूसिबल बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी अगर लोहे का आप क्रूसिबल लेंगे तो उसमें पानी की वजह से जंग लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और यहाँ जो ये वाटर जैकेट वगैरह लगा हुआ है, इसको वाटर जैकेट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं थर्मामीटर। इसको बोलते हैं स्टीरर। ये इसमें भरा रहेगा वाटर, ये है वाटर जैकेट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि मतलब धीरे धीरे इनिशियल टेम्परेचर हम लोग देख लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर देख लेते हैं कब आता है, फिर उसके बाद इसमें हम लोग इसका टेम्परेचर इनिशियल फाइनल करके चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसका वेट कितना है, कैलोरीमीटर का वेट कितना है, वाटर का वेट कितना है, वो सब जोड़ करके यहाँ से ये आपका वाटर का वेट हो जाएगा, ये कैलोरीमीटर इक्विवेलेंट का वेट हो जाएगा, और ये इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, और ये फ्यूल जो रखा हुआ है उसका फ्यूल का टेम्परेचर हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिगर बना करके आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके फिर एग्जाम में लिखिएगा, और इसमें ये सब बता दीजिएगा कि ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, एक्स क्या है, ये सब यहाँ आपको पहले लिख करके तब ये ऑब्जर्वेशन करके बता दीजिएगा, एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपसे RDX, HMX ये सब डिस्कस किया जाएगा, तो वो सब मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन आपके पास हैं कि डिस्कस करेंगे तो ये रात पूरी ऐसे चलती रहेगी और डिस्कशन होता रहेगा, ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस एक दो टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद ये सेशन यहीं समाप्त करेंगे। कुछ हाँ, कोरोजन से रिलेटेड थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं आपको। देखिए क्या क्या है कोरोजन में, इसके जैसे हानिकारक प्रभाव जो जो है वो बताना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके हैं फैक्टर अफेक्टिंग द कोरोजन रेट, तो इसमें कौन कौन से आपको बताना है। धातु की प्रकृति आप बोल सकते हो, नेचर ऑफ मेटल, गैल्वेनिक स्टडी, फिर इसका थियरी ऑफ सिद्धांत, मतलब थियरी ऑफ कोरोजन का बताना है, तो इसमें कभी कभार पूछा गया है। फिर आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी, फिर इसके बाद पिटिंग कोरोजन आपसे पूछा जाता है। तो पिटिंग कोरोजन में क्या होता है कि मतलब सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है ये संक्षारण, मतलब इसमें और फिर ये धातु की सतह पे जंग लगती है या धूल वगैरह लग जाता है इस केस में, तो उसको मिट्टी के कणों को ढके होने की वजह से इसमें ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने के कारण इसमें एनोड का काम करते हैं, जबकि ढके हुए भागों में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होने के कारण ये कैथोड की तरह काम करते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है, देखिए इसमें ज्यादा करके एक टर्निशिंग पूछा गया है कई बार, एक फॉगिंग पूछा गया है, एक रस्टिंग पूछा गया है। तो जो आपको करा दिया गया है तो उसको अच्छे से लिख के आइएगा। ये सब आपको कोरोजन का तभी कंडीशन आपको आएगी आपके साथ जब आपको वाट सॉल्यूशन नहीं आ रहा होगा, ऑक्सीडेशन नहीं आ रहा होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बहुत ज़्यादा इसको अगर नहीं भी पढ़ के जाएंगे, अगर आप और टॉपिक अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है कोलाइडल स्टेट का कुछ क्वेश्चन पूछता है आपसे। कोलाइडल स्टेट में एक टिंडल इफेक्ट पूछा जाता है। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि मतलब कोई, जैसे हम लोग इसमें पास कराते हैं, सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है, तो ये हम लोग पास कराते हैं इधर से। तो ये क्या होता है, इधर मतलब सामने से जाएगा लेकिन इधर से ये यहाँ सामने से जाएगा लेकिन इधर ये यहाँ पास हो जाएगा, ये इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये टिंडल इफेक्ट में होता है। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, किरण पुंज को वास्तविक से सम्मुख से गुजारा जिससे किरण सीधी गई। फिर उसके बाद यहाँ जाने के बाद ये क्या हो जा रही हैं, विचलित हो जा रही हैं या उसमें प्रवर्तित हो जा रही हैं। इसके बाद आपका है हार्डी सुलजे रूल। तो हार्डी सुलजे रूल में आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई आपका एलिमेंट है, ठीक है, उस पे जितने चार्ज लगे हैं, अगर मैक्सिमम चार्ज लगा है तो उसकी जो स्कंदन क्षमता है वो ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, वैद्युत अपघट्य के स्कंदन की क्षमता आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। जो हार्डी सुलजे रूल है, यहां लिख दे रहा हूं, हार्डी सुलजे रूल। तो इस पे क्या होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए Al ट्रिपल प्लस है, फिर उसके बाद दूसरा है आपका बेरियम 2+ है, फिर इसके बाद आपका है सोडियम प्लस है। तो कोई भी है, बस आपको ये ध्यान देना है कि इस पे चार्ज कितना लगा है, कितना चार्ज लगा है उस पर डिपेंड करता है। तो चार्ज जिस पे ज्यादा लगा होगा उसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है, ये ध्यान देना है। और अगर मान लीजिए माइनस चार्ज दिया हुआ है, माइनस चार्ज का मतलब जैसे उस पर माइनस चार्ज कितना लगा है, कोई जैसे मान लीजिए FeSO4 ने FeCN6 4- ये दिया है। तो जितना चार्ज, ये मैक्सिमम चार्ज, अब ये नहीं कि प्लस है तो प्लस वाले में ज्यादा हो जाएगा, माइनस के केस में माइनस जितना कम रहेगा उतना वो नहीं है। जैसे प्लस के लिए है वैसे ही माइनस के लिए है। ये हो गया फास्फेट, हो गया PO4 3-, फिर उसके बाद आपका SO4 2- हो गया, Cl- हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, इसकी स्कंदन, इन सबकी स्कंदन क्षमता ज्यादा है, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है गोल्ड नंबर पूछा जाता है। तो यह किसी रच्छी कोलाइड विलयन में mg की वह मात्रा, ठीक है, mg की वह मात्रा जो 10 ml कोलाइड विलयन में 10% NaCl मिलाने पर उसके 1 ml विलयन में होने वाली स्कंदन को रोकता है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। जैसे जिलेटिन की स्वर्ण संख्या कितना है, 0 जिलेटिन का होता है कितना होता है 0.005 से 0.01। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन का कितना होता है 0.01। और गम का होता है 0.15 से 0.25 तक, ठीक है। फिर ब्राउनियन मोमेंट होता है। तो ब्राउनियन मोमेंट में क्या होता है, जो आपकी किरण होती है या रे होती है वो क्या करती है, जिगजैग मोशन में जाती है। मतलब जैसे कोई यहाँ गया फिर यहाँ टकराने के बाद यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे ये ब्राउनियन मोमेंट मतलब जिगजैग करती रहती हैं, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर सही से बन नहीं रहा है, रुक जाइए। जैसे मान लीजिए ये यहाँ आया, ऐसे हुआ,
ये यहाँ से चला है, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ ब्राउनियन मूवमेंट। इतना सफिशियंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और हाँ, उसमें क्या नाम है, एक टॉपिक और है, टॉपिक क्या मतलब पढ़ के जाइएगा सब अच्छे से। एक वहाँ से पूछ लेता है सोप एंड डिटर्जेंट से, तो सोप एंड डिटर्जेंट में सपोनिफिकेशन पूछता है, साबुनीकरण। फिर उसके बाद डिटर्जेंट में पूछता है आयनिक, कटायनिक और एनायनिक। तो कटायनिक में क्या होता है, कटायन की जैसे कोई रिएक्शन आपने लिखा हुआ है उसका एग्जाम्पल लिखते हो, तो कटायनिक पार्ट क्या होता है, बड़ा होता है, एनायनिक पार्ट छोटा होता है। तो कटायन डिटर्जेंट होता है, और एनायन डिटर्जेंट में एनायनिक पार्ट बड़ा होता है, कटायनिक पार्ट छोटा होता है, तो उसमें एनायनिक डिटर्जेंट होता है। ये बस ध्यान देना है। तो उसका एग्जाम्पल वगैरह हमने कराया हुआ है, जिनको देखना है तो वो जाके उसमें सोप एंड डिटर्जेंट वहाँ जाके स्पीड में करके आप देख लीजिए, और अच्छे से करिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। अभी एक आपको लेक्चर आपके ग्रुप में भेज दूंगा कि क्या क्या गलतियां नहीं करना है आपको। वो कभी कभी आप लोगों से गड़बड़ हो जाता है, तो वो गलती आप मत करिएगा एग्जाम टाइम में, क्योंकि अगर वो गलती हुआ तो आपका नुकसान हो जाता है। तो वो वीडियो आपको शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, या कुछ लोगों के पास ग्रुप में भेज दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ऑल दी बेस्ट सभी लोगों को, अच्छे से जाके वहाँ एग्जाम में करके आइएगा, कोई गड़बड़ी नहीं, और रिलैक्स करके नींद लीजिएगा। अब ये नहीं कि पता लगा पूरा खत्म करने के चक्कर में तुम सो ही ना, जाके वहाँ एग्जाम में फिर सिर दर्द होने लगता है। तो कम से कम आप 4-5 घंटे 6 घंटे नींद लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू और ऑल दी बेस्ट। सब लोग एकदम फोड़ के आइएगा एग्जाम को, पेपर नहीं फाड़ना है। पेपर फाड़ने का मतलब ये है कि एग्जाम अच्छे से करके आइएगा। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे विश किया कि मेरा जो भी है रिजल्ट आया है जो भी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू डियर द साइंस एकेडमी फैमिली। थैंक यू।